पूरे भारत में जितने भी संगठन चलते हैं, जितने भी माध्यम हैं, उन सारे माध्यमों में लिखित गारंटी नहीं है। लिखित सबका संविधान है, मैनिफेस्टो है, नेता है, प्रधान है, अध्यक्ष है, पर गोल्डन नियम नहीं है। और कल किसी ने 2-4 नियम बनाए भी हैं तो उन नियमों की गारंटी लिखित में नहीं है। समन संघ का हर संघी अपने गोल्डन नियम की गारंटी लिखित में देता है कि ये ना खत्म किए जाएंगे, ना बदले जाएंगे और ना ही ये अमान्य होंगे। और जिसको मानने माने और जिसको नहीं मानने वो फ्री है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि समन संघ के अंदर जो सक्रिय लोग हैं, जो काम करते हैं, वो नियमों के आधार पर चलते हैं। समन तो सारे ही हैं और संघ में जो काम करते हैं वो समन संघी हैं, पर देर सवेर सब यहाँ आएंगे और उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और घर बचा नहीं, कोई और घर दिखाई देता नहीं और कोई घर नहीं। शेयर मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो शेयर हैं एक ही दिन में 5-6% गिर गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम ज्ञान है, कृत्रिम नॉलेज है, वो अभी बढ़ी रही थी तेजी से। एआई का सेक्टर, एआई पे काम करने वाले, और ऐसी उम्मीद थी कि ये सेक्टर बहुत ऊपर तक जाएगा और इसके शेयर्स भी, इसकी कंपनियां बहुत ग्रोथ करेंगी और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा और एक बड़ा बूम आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का। पर शेयर अचानक जो गिरे हैं, शेयरों की उठने की और शेयर्स की गिरने की वजह होती है, उनके गिरने का कारण है एक लेटर जो ये बताता है और जो पब्लिश हो गया, बाहर निकला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मशीनें काम कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सॉफ्टवेयर बनाए गए काम कर रहे हैं, अब वो इतने एडवांस हो गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर भी खुद बना रहे हैं और मनुष्य से, यानी कि जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, उनसे बेहतर बना रहे हैं। कंप्यूटर इंजीनियर्स का काम होता है सॉफ्टवेयर बनाना, मशीनों के लिए, कारों के लिए प्रोग्राम बनाना, कंप्यूटर के लिए, मोबाइल के लिए ऐप काम बनाना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर भी उन्होंने बनाया। वो सॉफ्टवेयर ऐसे बनाया कि वो अपने आप समस्याओं को सॉल्व करे, और उसने करना शुरू कर दिया और उसने मनुष्य से ज्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए और अपना खुद का भी विकास करना शुरू कर दिया। तो अब मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कंपनियों की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो शेयर डाउन हो गए। और आने वाले समय में बहुत सारी नौकरियों की भी आवश्यकता नहीं है। खासतौर से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना आदान प्रदान है, डाटा है, ऑफिस का रजिस्टर, डॉक्टर की एडवाइस, वकील की एडवाइस, कंसल्टेंसी, अकाउंटेंसी, या कोई एक्ट करना है, या कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई पिक्चर बनानी है, कोई गाना बनाना है, कोई भी आवाज से संबंधित या विजुअल से संबंधित या कोई प्रोग्राम से संबंधित कोई भी चीज। बस खाना नहीं उगा सकते, खाना उगाने की मशीनों को चला सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो खेतों में पहुंचा सकती है, वहां खेतों से काम करा सकती है, पर खाना अभी खेती उगाएंगे। लैब में भी खाना बनना शुरू हो गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है। तो ये जो 7.5 अरब लोग हैं, इनमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको बेचारों को ये भी नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या एआई का कोई ए भी होता है, आई भी होता है। उनको ये भी नहीं पता कि कंप्यूटर में कोई बटन होते हैं या कंप्यूटर जैसी कोई चीज चलाने के लिए कौन कौन से बटनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता कि दुनिया में हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत पता है, दुकान पर बैठे कुछ कमा लिया, घर आ गए, बस जिंदगी पूरी हो गई। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि नौकरी करने गए, घर में 2-3 बच्चे हैं, उनके लिए तनख्वाह आ गई, खाना खिलाया, अब बच्चे भी हमारे आगे जाके नौकरी करेंगे या कुछ करेंगे, उनको पढ़ा लो। उनको इतना पता है, उनको लगता है कि जैसे हमको नौकरी मिल गई वैसे हमारे बच्चों को भी मिल जाएगी, देर सवेर मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद में वो दिन भर काम कर रहे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि
हम दुकान पे बैठे हैं तो हमारा बेटा भी, बच्चा भी छोटी मोटी दुकान पे बैठ के काम को चलाएगा और सामान बेचेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो इंडस्ट्री है छोटी मोटी, जिनको बोलते हैं कि घर में कोई काम कर लिया, कोई ब्रुश बना लिया, कोई दरी बना ली, कोई बोरी बना ली, कोई लकड़ी का सामान बना लिया, छोटी मोटी फैक्ट्री लगा ली 100 250 आदमियों की, तो ये रोजगार खत्म होने वाले नहीं है, हमारा काम चलेगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा होगा। पर ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि समय बदल रहा है, और पूरा समय मशीनों का, और स्वयं चलने वाली मशीनों का, यानी सेल्फ मैनेज जो मशीनें हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाएगा। और यहाँ तक कि जो जेल जैसी व्यवस्था है उसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाएगा। कैदियों को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, रखना है या मारना है, लोगों को रेगुलेट करेगा। हर जगह कैमरे होंगे, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं, कितना हंस रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और आने वाले समय में कि आप क्या सोच रहे हैं, ये भी वो पहले से तय करके रखेगा। फिर थोड़े समय बाद उन मशीनों को मनुष्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। कार भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गई हैं, जो बिना ड्राइवर की चलती हैं। ट्रेनें दिल्ली के अंदर चल रही हैं जो बिना ड्राइवर की चलती हैं, और जहाज तो बहुत पहले से बिना ड्राइवर के ऑटो पायलट पे चल रहे हैं। बस पायलट बैठा रहता है, वो कुछ नहीं करता, देखता रहता है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, ये रुक नहीं सकती। आने वाले समय में जो युद्ध होगा उसमें सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। अभी जो युद्ध देखा आपने, उसमें मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं, और जो ड्रोन है जिसमें आदमी नहीं बैठा होता वो जाता है, और सुसाइड ड्रोन भी हैं जो सिर्फ वन टाइम यूज होते हैं, गए फूट गए खत्म हो गए। और अब जो वेपन्स बन रहे हैं उनमें मनुष्य की जरूरत नहीं है। वो आदमी एक, जैसे कंप्यूटर का गेम खेलता है ऐसे की लेके बैठा होता है, और स्क्रीन पर देखता रहता है कि उसका जहाज कहाँ उड़ रहा है, उसका हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ रहा है, उसका ड्रोन कहाँ उड़ रहा है, उसका मिसाइल कहाँ उड़ रही है, और वो उसे खबर आती रहती है। तो आदमी कहीं बैठा होगा दूर, मशीनें काम कर रही होंगी, युद्ध चल रहा होगा, और लोग उसमें हमारे जैसे साधारण लोग मारे जा रहे होंगे, क्योंकि मशीनें मशीनों को नहीं मारेंगी, मशीनें मारेंगी मनुष्य को। जैसे गाजा के अंदर बताते 60 70 हजार लोग मर गए, बच्चे बच्चे कुछ औरतें, 70 के करीब हजार बताते हैं कि वहां मर गए। और भी युद्ध चल रहे हैं जहां लोग मर रहे हैं, खबरें नहीं आती युद्धों की, पर मर रहे हैं। तो इस प्रकार से मनुष्यों की जरूरत लगभग खत्म आने वाले 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में हो जाएगी। और मनुष्य का करना क्या है? जो लोग मशीनों पर राज करेंगे, जो लोग मशीनों को कमांड करेंगे, जो लोग, वो इन सारे मनुष्यों का करेंगे क्या? जिनको एक कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलानी नहीं आती, जिनको रोबो चलाना नहीं आता, जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको लिखना नहीं आता, उनका क्या करना है? तो कुछ कुछ बूढ़े होकर मर जाएंगे, कुछ दवाइयों के अभाव में मर जाएंगे, कुछ मार दिए जाएंगे, कुछ ऐसे ही अपना इधर उधर हो जाएंगे। पर ये सब खत्म होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा है कि भाई मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, तो कुछ और भी सोचा होगा। बताते हैं कोई एलमाइटी करके कुछ ग्रुप है जो ये कहता है कि हमें मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, जो दुनिया को रन करते हैं, जिनके पास पैसा है, और जो मशीनें बना रहे हैं, और जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं बड़ी बड़ी। तो छोटी इंडस्ट्री वाले, छोटे दुकानदार, छोटे नौकरी करने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले, इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये मनुष्य बेकार कंडम मनुष्य, किसी ना काम के, बेकार के, जानते हुए धीरे धीरे 10 साल में, 15 साल में, 30 साल में, जैसे घर के आगे पुराना स्कूटर होता है, जब तक चलता रहता है चलता रहता है, उसके बाद उसको एक दिन क्या होता है कि वो चलता नहीं, या खराब हो जाता है, फिर वो पड़ा रहता है, फिर उसको धीरे धीरे जंग लग जाती है, उसकी गद्दी फट जाती है, फिर उसके टायर सड़ जाते हैं, फिर जंग लगते लगते वो पूरा सड़ जाता है। फिर वो या तो म्यूनसिपलिटी उठा के ले जाती है, या उसको चोर ले जाते हैं, उठा के चोर भी नहीं उठाते, या उसको लोहे में कबाड़ी ले जाता है, बस बात खत्म हो गई। इसी तरह मनुष्य का हो जाएगा कि जो मनुष्य उपयोग के नहीं होंगे। और आज भी ऐसा होता है कि जो मनुष्य उपयोग के नहीं होते, जिनको अपनी उपयोगिता का पता नहीं है, और जो लेटेस्ट नॉलेज और ज्ञान को हासिल नहीं करते, वो आउटडेटेड हो जाते हैं और जल्दी मर जाते हैं, या उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, वो ऐसे पड़े पड़े खत्म हो जाते हैं। तो जीना है तो फिर इन सब चीजों को जानना है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर जिंदा रहना है तो इकट्ठे होके रूल्स को अपने हिसाब से बनाना है। रूल्स को, जो नियम है, जो संविधान जिनसे देश चलता है, उसमें कितनी मशीनें आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए, कितने लोगों को काम मिलना चाहिए, कितने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, किस किस को खाना मिलना चाहिए, किस किस को नहीं मिलना चाहिए, और सबको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसको तय करने का नियम बनाओगे तो काम हो जाएगा। तो दोनों काम करने हैं, जानकारी भी लेनी है और नियम भी चाहिए।
एक से बात नहीं बनेगी। कोई कहे कि जी खाली जानकारी ले लेंगे, तो जो जानकारी लेने के लायक ही नहीं है, जो बूढ़े हो गए, 40 के, 50 के, 60 के हो गए, या जिनको संसाधन नहीं है जानकारी के, या जिनके पास स्कूल नहीं है, या जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने का, या जिनके पास ज्ञान देने के लिए टीचर गुरु नहीं है, या जिनके पास में कोई कुछ संसाधन ऐसे नहीं है जो उनको पहुंच सके, तो वो चाहे तो भी ज्ञान नहीं ले सकते, तो चाहे तो वो रेस में आगे नहीं दौड़ सकते, तो पीछे रहेंगे, कोशिश करें तो भी। क्योंकि जिनके पास संसाधन है, जिनके पास सब कुछ है, वो तो रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे भले वो रेस मृत्यु की तरफ है, पर बढ़ रहे हैं। और दूसरा तरीका है कि ऐसे लोगों के लिए कि उनके लिए नियम बदल दिए जाएं, या नियम अपने हिसाब से बना दिए जाएं, तो बात बन सकती है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है, और ये शक्तिशाली देश है, क्योंकि लोगों का जो देश होता है लोगों से बनता है, और उसके रिसोर्सेज से बनता है, उसके संसाधनों से। इस देश के अंदर सभी लोगों के लिए खाना, पानी, रहन सहन की सुविधा, पेड़ पौधे, जंगल जानवर, पहाड़ पत्थर, खनिज, सब कुछ है जो किसी देश में किसी मनुष्य को जीने के लिए चाहिए। पर अगर बंटवारा सही ना हो, व्यवस्था सही ना हो, तो बेकार है। कितना भी खाना रखा हो गोदाम में भरा हुआ, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है, सब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो किसी काम का नहीं है। तो ये जो काम है कि सबका एक साथ संसाधन मिलने चाहिए, सबको एक साथ अधिकार मिलने चाहिए, ये कैसे मिले, इसका रास्ता क्या है? तो इसका रास्ता सब बताते हैं। और हर एक व्यक्ति जो थोड़ा भी जानकार हो जाता है, या कहीं उठता बैठता है समाज में, या कहीं किसी संगठन में उठता बैठता है, या 4 दिन काम कर लेता है किसी संगठन में, या किसी राजनीतिक पार्टी में 4 दिन काम कर लेता है, या कहीं किसी धर्म या मजहब में कहीं 4 दिन काम कर लेता है, उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। वो कहता है अरे ये रास्ता है कि सब लोग अगर इकट्ठे हो जाए तो बात बन जाएगी। हर व्यक्ति यही कहता है। हर आदमी का सपना है कि लोग इकट्ठे हो जाएं और हम अपने हिसाब से नियम बना लें। यही रास्ता है, और कोई रास्ता है नहीं। हर आदमी चाहता भी है, तो हर आदमी का सपना है। तो सपने में वो सोचता है कि आज मैंने काम करना शुरू किया, अब मैंने एक बात बोली, अब मैंने जोरदार भाषण दिया, अब मैंने एक संगठन बना लिया, अब मैंने एक मजहब धर्म का संगठन बना लिया, अब मैंने कोई गुरु का डेरा बाबा बना लिया, अब मैंने कोई संतों का कोई रूप रख लिया, अब मैंने कोई बड़ा अफसर बन के लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया, अब मैंने कोई सामाजिक संगठन बना लिया। और ऐसा बना के रात को सोता है और सपना लेता है। बस सुबह को उठेंगे तो सारे के सारे लोग जितने भी हैं वो सब मेरे पास आएंगे, और सब आके कहेंगे वाह वाह, बहुत बढ़िया, साधु साधु, धन्यवाद धन्यवाद, वेलकम, कमाल कर दिया, गजब कर दिया। और ये सारे लोग मेरे साथ आ जाएंगे, और मैं बस व्यवस्था परिवर्तन कर दूंगा, और मैं देश का प्रधानमंत्री हो जाऊंगा, मैं स्टेट का मुख्यमंत्री हो जाऊंगा। ये सपना लेके सब सोते हैं। सब। सपना कोई बुरा नहीं है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई आदमी सपना लेके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर रात को सोता है, अच्छी नींद आती है, सोए, कोई कोई पर सुबह तक वो सपना टूट जाता है। सुबह को देखता है अरे ये क्या हो गया यार, ये तो 4 जोड़े 3 रह गए, ये क्या हुआ, एक संगठन और बन गया, अरे ये क्या हुआ, एक बाबा का आश्रम और बन गया, अरे ये क्या हुआ, एक धर्म मजहब और आ गया, अरे ये क्या हुआ, हमारे लोग टूट के एक राजनीतिक पार्टी और बना ली, अरे ये क्या हुआ, ये तो लोग जुड़ ही नहीं रहे, ये सपना चूर चूर हो गया, टूट गया। तो सबके सपने टूट के चूर चूर हो रहे हैं, और टूट रहे हैं, पर बंदे चूर चूर नहीं हो रहे भाई। बंदे का मनोबल पूरा बढ़ा हुआ है। कह रहे फिर सपना देखूंगा, फिर सपने में रात को शाम को देखूंगा कि अब मैं सबको इकट्ठा कर रहा हूं, और सब मेरे पास आ रहे हैं, और सब मेरी जयकारा कर रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं, और देखो कैसे हाथ उठा कर रहे हैं। और रात को फिर सोऊंगा सपना लेके कि सुबह को प्रधानमंत्री बनना है और मुख्यमंत्री बनना है, और सपने में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनूंगा, और फिर सुबह को कहता रहे ये क्या हुआ, 4 जोड़े 3 भाग गए, एक ही रह गया। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे। और रोज सपने लिए जा रहे हैं, और रोज टूट रहे हैं, रोज सपने लिए जा रहे हैं, रोज टूट रहे हैं। मतलब इतनी बेशर्मी हो गई है कि स्वीकार भी नहीं कर रहे कि सपने लिए जा रहे हैं और सपने टूट रहे हैं। और क्यों टूट रहे हैं इस पर चर्चा करने को कोई भी तैयार नहीं, बात नहीं। तो जवानी के दिनों में हमने भी संगठनों में काम किया, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मैंने सब संगठनों में काम किया, क्योंकि परिवार के अंदर भी सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना सब रही है बाबा साहब की, और बाबा साहब के मूवमेंट को काफी आगे बढ़ाया। राजनीतिक लोगों को भी बड़ी मदद की, और राजनीति भी आगे बढ़ी। लोग मंत्री मंत्री बने जिनको बनाना था, जिनको सपोर्ट करना था। तो हम सोचते थे कि बस अब क्रांति हुई, अब क्रांति हुई, अब क्रांति हुई, अब तो देखो कितने सारे लोग हैं और सब एक सुर में एक आवाज बोल रहे हैं। पर वो क्रांति होते होते फिर टूट जाती थी, जैसे कप कोई होता है कांच का, फिर टूट जाए,
फिर उसको जोड़ते रहो या नया लाओ फिर टूट जाए। तो समझ में नहीं आया कि आखिर ये चल क्या रहा है। जब हर एक व्यक्ति के सपने यही हैं कि इकट्ठे हो जाएं और हर व्यक्ति सपना ले रहा है, तो पूरे क्यों नहीं हो रहे? ये दिक्कत कहाँ आ रही है, परेशानी कहाँ आ रही है? तो ये देखा कि भाई ये जो सपने लेने वाले हैं, ये सपने लेने वाले सारे इकट्ठे नहीं हो रहे। ये कह रहे प्रधानमंत्री की तो एक ही सीट है, अगर सारे इकट्ठे हो गए तो इतने थोड़ी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा। ये तो मुख्यमंत्री बनने का है, अगर सारे इकट्ठे हो गए तो मुख्यमंत्री तो सारे बनेंगे, तो एक ही थोड़ी बनेगा। तो इनको इकट्ठे करने की चिंता नहीं है। ये इकट्ठे करने का सपना जो देखते हैं वो झूठा है। सच्चा सपना ये है कि इकट्ठे हो या ना हो पर मैं प्रधानमंत्री बनूं, पर मैं मुख्यमंत्री बनूं, ये है इनका सपना। पर अगर इसको कह देंगे, अगर इसको समाज में बता देंगे कि मेरा सपना मुख्यमंत्री बनने का है, मेरा सपना प्रधानमंत्री बनने का है, तो फिर इकट्ठे नहीं होंगे लोग। लोग कहेंगे यार तुम तो बड़े मतलबी आदमी हो, तुम तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब काम कर रहे हो, तो लोग आएंगे नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना कोई बुरा नहीं है, पर आपका सपना पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि सपना पूरा करने के लिए लोग सब आने चाहिए, तो पहला सपना लोगों को इकट्ठा करने का होना चाहिए था, पर वो किसी ने किया नहीं। तो हमने देखा दिक्कत कहाँ आ रही है। सब जगह काम करके देखा, धर्म के अंदर भी, समाज के अंदर भी, और राजनीति भी दूर से खूब देखी हमने, सपोर्ट किया लोगों को, पर किसी भी आदमी का कोई सपना पूरा नहीं हुआ। हमारा भी पूरा नहीं हुआ। हम चाहते थे कि सब लोग एक साथ हो जाएं, एक जलजला सा आ जाए, हमारे अधिकार बच जाएं, सब कुछ हमारा हो जाए, पर नहीं हुआ। तो एनालिसिस करने पे, इसको टुकड़े टुकड़े करके देखने पे, इसकी विपස්සना करने पे, इसको विश्लेषण करने पे हमको पता चला कि कुछ बीमारियां हैं जो इकट्ठा नहीं होने देती। उन बीमारियों में पहली बीमारी है कि इकट्ठा करने का एक सूत्र, एक धागा नहीं है। जो लोग इकट्ठा होने के लिए रोज सपना देख रहे हैं, उनके सपने पूरे होने का एक माध्यम नहीं है। वो अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उस माध्यम के मालिक बन के बात करते हैं। जब तक एक माध्यम नहीं होगा सबका, तब तक किसी का सपना पूरा नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई। तो इनके सबके माध्यम चेक किए कि भाई ये जो लोगों को इकट्ठा करने का माध्यम है, इनका जो मीडियम है इकट्ठा करने का, वो क्या है। तो इनके माध्यम बड़े आसान से हैं जो सबको समझ में आते हैं, पर वो ये बताते नहीं है कि ये माध्यम है। वो ये नहीं कहते कि लोगों को इकट्ठा करने का ये जो मीडियम है, माध्यम है, जिसके थ्रू हम इकट्ठा करते हैं, जिसके द्वारा हम इकट्ठा करते हैं, ये माध्यम है, ये मध्यस्थता करता है। ये कोई कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कहेगा तो माध्यम की वैल्यू खत्म हो जाएगी, और माध्यम की वैल्यू खत्म हो जाएगी तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उनकी पोल खुल जाएगी एक तरफ से। इसलिए वो माध्यम को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, वो माध्यम को बहुत ऊपर उठा दे देते हैं। तो माध्यम बड़ा हो जाता है और इकट्ठा करने का काम छोटा हो जाता है। ये पहली समस्या समझ में आई। जैसे किसी ने माध्यम लिया, बाबा साहब का स्ट्रक्चर जो साहित्य है वो तो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसमें आर्थिक बातें भी हैं, धार्मिक बातें भी हैं, राजनीतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, उसमें दल बल की बातें भी हैं। और सभी लोगों ने लगभग ऐसा ऐसा ही बताया है, पिछले वालों ने भी और अपने भी। और उसमें मिशन मूवमेंट का सांघिक ढांचा भी है और संघ भी है। तो किसी ने उठाया उसमें से धर्म, माध्यम क्या बनाया, धर्म। तो बाबा साहब ने तो किसी और धर्म के लिए तो मना किया नहीं, क्योंकि वो खुद भी कबीरपंथी थे। पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बौद्ध धर्म के बारे में बता रहा हूं तो आपने कबीर पंथ को अब झुटला देना है, या कबीर पंथ खराब है, या कबीर पंथ बेकार है, या कबीर पंथ को मैं छोड़ रहा हूं। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है उनका। तो उन्होंने बुद्ध धर्म की विशेषता बताई, और लोगों को बुद्ध धर्म के बारे में बताया, और उनको दीक्षित भी किया। उनको पढ़ा, दीक्षित का मतलब है दिखाना। दीक्षित पाली का शब्द है, उसका ओरिजिनल शब्द है दीक्षित। पाली का ओरिजिनल दीक्षित मतलब जो देख चुका है, और जो देखना सीख गया है उसको बोलते हैं दीक्षित हो गया। दीक्षित को बाद में दीक्षित बोलने लगे, और फिर बाद में इसको दीक्षांत करके समारोह करके यूनिवर्सिटी में यूज करने लगे। इनको देखना सिखा दिया है उन्होंने, संस्कृत में करके इसको दीक्षित को दीक्षित कर दिया, और दीक्षांत कर दिया। दीक्षांत होता है वैसे, यानी देखने सिखाने का अंत, यानी कि सुपरमेटिव डिग्री उनको दे दी। तो बाबा साहब ने दीक्षित कर दिया उनको। अब वो दीक्षित हो गए, उन्होंने उनको देखना सिखा दिया। तो क्या देखना सीखे, सिर्फ धर्म का माध्यम, बौद्ध। और बाबा साहब का नाम लेके ठोक के कहने लगे कि बाबा साहब ने कहा है
बौद्ध धर्म से कल्याण होगा, बिना बौद्ध धर्म के कल्याण नहीं होगा। मतलब बाबा साहब की बातों को और सुपरलेटिव हाई हाई डिग्री में ठोक कर कह के बताने लगे। तो बाबा साहब के अनुयायी आंख बंद करके इसको मानते हैं, मानना चाहिए, क्योंकि अगर अनुयायी हैं तो सारी बात माने। पर एक आधार पकड़ने से, एक माध्यम पकड़ने से क्या आप सबको जोड़ पाओगे? इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर एक ही माध्यम पकड़ोगे तो क्या इस धर्म के माध्यम से, और धर्म के माध्यम में भी बौद्ध धर्म का माध्यम, चाहे इसको धर्म को या धर्म को, केवल बौद्ध धर्म का माध्यम, क्या इस माध्यम से सबको जोड़ लोगे? इसकी मध्यस्थता से इसको जोड़ लोगे? तो माध्यम को बहुत ऊपर बना दिया। जो माध्यम था बौद्ध धर्म, वो जोड़ने का था, पर इसको इतनी महिमा मंडित कर दिया कि जोड़ने का काम तो पीछे रह गया और श्रद्धा और भक्ति का काम शुरू हो गया, पूजा पाठ का काम शुरू हो गया। जोड़ने पर ध्यान खत्म हो गया, तो उसका उद्देश्य फेल हो गया। भाई जोड़ने की बात थी माध्यम के द्वारा। अगर पूरे भारत में प्रचार प्रसार करते, सबको धर्म सिखाते, तो हो सकता है ये माध्यम काम कर जाता और लोग सारे जुड़ जाते, पर वो भक्ति में चला गया, श्रद्धा में चला गया। अब अगर कहीं भगवान बुद्ध की कोई बदतमीजी करे या कुछ करे, तो वो अपने माध्यम को बचाने के लिए लड़ बैठते हैं, मर बैठते हैं, मतलब जुड़ने का उद्देश्य भूल गए। वैसे भी और लोगों ने माध्यम उठाए, कोई संतों का माध्यम लिया, गुरु रविदास जी का, कोई वाल्मीकि जी का, कोई सतनामी जो अपने गुरु घासीदास जी हैं उनका, कोई गुरु नामदेव का, कोई कबीर साहब का, कोई चोखा मेला का, कोई दुर्बलनाथ का, कोई, बहुत सारे लोग हैं जो गुरुचंद ठाकुर, हरचांद ठाकुर उनका। तो ये सारे माध्यम अलग अलग काम कर रहे हैं। माध्यम तो सारे गुरुओं के हैं, पर अलग अलग काम करने की वजह से एक माध्यम नहीं है, बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे मीडियम है। तो इतने सारे माध्यम अगर मध्यस्थता करेंगे, अगर एक काम के अंदर 10 तरह के लोग आके अलग अलग बात करेंगे, तो वो काम कहाँ होगा? काम तो पीछे रह गया। वो 10 तरह के जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात करेंगे। आप इसको ऐसे ठीक हो, ऐसे समझो जैसे आप अपने बच्चे की शादी करने जा रहे हो और आपने कोई मीडिएटर, कोई मध्यस्थ मध्यस्थता के लिए ढूंढ लिया कि वो मध्यस्थता करेगा और वो आपके बीच में बातचीत कराएगा। और पता चला कि आपके बच्चे की शादी कराने के लिए 30 मध्यस्थ आ गए, 30 लोग आगे शादी कराने के लिए। अब किससे करोगे? अब समस्या हो गई। कर लो शादी, वहां तो शादी कम होगी, उनमें झगड़ा ज्यादा होगा। कौन शादी होगी? सब बताएंगे, जिसकी ना मानोगे वो नाराज हो जाएगा, एक की मानोगे 29 नाराज हो जाएंगे, उनको झेलो। तो किसी ने पकड़ लिया माध्यम। बाबा साहब ने सामाजिक काम किया, हमारे लोगों ने सामाजिक काम किया, हमारे गुरु ने सामाजिक काम किया, पैरी साहब ने सामाजिक काम किया, साहू जी महाराज ने सामाजिक काम किया, ज्योतिबा फुले साहब ने सामाजिक काम किया, और भी जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं। तो एक काम करो, सामाजिक काम का मध्यस्थता बढ़िया है। तो सामाजिक काम की मध्यस्थता के सेंटर खुल लिए, जिनको हम सामाजिक संगठन बोल रहे हैं। अब वो सेंटर जितने भी थे, अब वो मध्यस्थता जो कर रहे हैं अपने किसी गुरु के नाम की कर रहे हैं। कोई बाबा साहब कर रहा है, कोई ज्योतिबा फुले कर रहा है, कोई साहू जी महाराज, और वो लड़ भी रहे हैं आपस में। अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या है कि ओबीसी वाले जो लोग हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर को इतना नहीं मानते, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग सभी लोगों की मध्यस्थता लेके चलते हैं सामाजिक लोगों में। तो उनमें वो रहता है, डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो क्योंकि सबकी मध्यस्थता अलग अलग है, इसलिए उनका एक माध्यम ही नहीं है, एक डोर नहीं उनके पास में। अपने अपने जो उनके ज्ञानी पुरुष हैं या कामयाब पुरुष हैं या जो महापुरुष हैं, उनको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने घर में बढ़ते रहो, इकट्ठे होने का तो चांस खत्म। तो सामाजिक वाले भाई काम करता नहीं। तो फिर किसी ने कहा कि ये जो राजनीति वाली है ये डोर ठीक है, ये लाइन ठीक है। तो राजनीति वाली मध्यस्थता पकड़ ली, क्योंकि राजनीति वाला सीधा डायरेक्ट काम करता है। अगर आप जीत गए और पार्लियामेंट में पहुंच गए तो आप रूल बना लोगे और ये चाहिए। तो कहा भाई ये ठीक है, ये बढ़िया है, सीधे सीधे पहुंचो, एक साथ इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सारे आगे, मतलब मध्यस्थता करने वाले अलग अलग पार्टियां मध्यम बन के आ गई, अब वही लड़ रही हैं आपस में। अब जब उनकी एक पार्टी नहीं है, जब उनकी एक डोर नहीं है, तो सारी वोट तो अलग अलग बटेंगी बटेंगी। तो जाओ पार्लियामेंट में, कैसे जाओगे? अभी हालत यह है कि पार्लियामेंट का दरवाजा नहीं देख पाते, जाने की तो बात बहुत दूर की है, खटखटा भी नहीं पाते। अब हालत ऐसी हो गई है। तो ये जो माध्यम है, अलग अलग माध्यम लोगों ने पकड़े, एक माध्यम है तो एक माध्यम का सोच भी नहीं है। मतलब हमने अपने पूरे जीवन काल में कभी ये नहीं सुना कि किसी ने ये कहा हो कि भाई सारे माध्यमों को छोड़ के एक माध्यम बना के इकट्ठे हो जाओ। ठीक है भाई, तुम्हारे अपने गुरु हैं, अपनी पार्टियां हैं, अपने सामाजिक संगठन हैं, अपने दलबल हैं, पर तुमसे एक हो जाओ। ये सेंटेंस हमने किसी किसी भी मंच से नहीं सुना आज तक, किसी भी मंच से। सब अपनी अपनी बात करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वही
सपना देखते घूमते रहते हैं कि सुबह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पर बताते नहीं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए गोलमोल बातें कर रहे हैं सारे लोग। हमने किसी मंच से नहीं सुना आज तक जब मंच पे बैठे हुए 10-15 लोगों ने एक साथ कहा हो कि भाई हमको इकट्ठा होना चाहिए, खाली हमारे जुड़ने से काम नहीं बनने वाला, या खाली हमारा संगठन है या हमारी राजनीतिक पार्टी है या हमारा धर्म है या हमारा मजहब है, इससे नहीं बात बनने वाली। हमने ये सेंटेंस ही नहीं सुना कभी जिंदगी में, और हमने ये सेंटेंस नहीं सुना जिंदगी में, और किसी ने ये सोच कहीं कोई कहीं लाइन बोली हो ऐसा भी हमें याद नहीं। तो हमें समझ में आया यार, ये तो ना तो हमारे पास एक मध्यस्थता है, ना एक डोर है, और ना ही कोई कह रहा है। ये तो हजारों साल लग जाएंगे, तब तो मर जाएंगे हम, काम खत्म हो जाएगा सारी पीढ़ियों का, तो फिर गुलाम हो जाएंगी, इन्हें तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एक मध्यस्थता का कोई मार्ग तो होगा, एक मध्यस्थता का, एक मीडियम का, एक आधार का, एक जोड़ने वाला सूत्र का कहीं कुछ तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अशोक के टाइम में तो एक थे तो कोई ना कोई माध्यम ना हो, या जब हम पहले कभी रहे तो एक रहे तो उसका माध्यम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अध्ययन अगर आप करोगे और जानोगे तो आप ये पाओगे कि जब 13 प्रकार से आया हुआ बाहर का वम मनुष्य है, जिसको हम वमन बोलते हैं, अलग अलग देशों से आए हुए लोग हैं जो भारत में रहते हैं, जब वो एक सूत्र में बंध सकते हैं तो उनके बंधने का कारण क्या है, वो कैसे बंध गए? तो पता चला यार हमारी वजह से बंधे हैं वो, तो हमने बांधा है उनको। उनमें इतनी क्षमता नहीं थी, वो तो खाना बदोश लोग रहे हैं। वो तो अपने अपने देश से भाग के आए खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। उनके देश में गर्मी सर्दी ज्यादा होती है, खाना नहीं होता, मार पिटाइयाँ होती हैं, कबीले एक दूसरे को मारते पीटते हैं। वो तो खाना बदोश लेकर, उनके पास तो कोई एजुकेशन भी नहीं है, कोई सभ्यता भी नहीं है। वो इस देश में आए तो इकट्ठे हुए, हमने उनको इकट्ठा किया क्योंकि हमने उनको सबको वमन या बाह्यमन या ब्रह्मण या बामण, या बाद में उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण का हमने नाम दिया। वरना ऐसे कैसे संभव है कि जो मंगोल से आ रहा है या जो बर्मा के पीछे से आ रहा है और जो अरब से आ रहा है वो एक दूसरे की भाषा जानता हो? जो सीरिया से आ रहा है और जो ऊपर मध्य एशिया से आ रहा है वो एक दूसरे की भाषा जानता हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और रंग रूप में भी अलग अलग हैं, शकल सूरत में भी अलग अलग हैं, और कुछ है भी नहीं उनके पास में। कुछ सोना चांदी लेके आए हो तो समझ में भी आता, खाना बदोश है, भूखे नंगे आए हैं चीजें पहन के। तो हमने उनको जो शब्द दिया उस शब्द का उन्होंने भली भांति इस्तेमाल किया, और सबने आपस में यही कहा कि हम तो वमन हैं, हम तो बाह्यमन हैं। इसलिए सारे लोग उस नाम से इकट्ठे हो गए। वो उनका धागा, उनकी मध्यस्थता, उनका जो माध्यम था वो हमने दिया, उसका उन्होंने उपयोग किया, और उपयोग किया तो इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए तो कामयाब हो गए। और हमने अपने आप को सम कहा, समण कहा, समण को बाद में श्रवण करके कहा। तो हमारा जो धागा था, हमारी सभ्यता थी, वो बहुत बड़ी और विशाल और मजबूत थी। पर हम इस सभ्यता के धागे को, इस समण के धागे को भूल गए, इस एक सूत्र को भूल गए। महापुरुषों ने याद दिलाया, अपनी बातों में भी कहा, पर घुमा दिया उसको। उसको कह दिया कि ये तो भिक्षुओं का है, ये तो जो जैन मुनि है उनको बोला जाता है, हमको नहीं बोला जाता। और आज भी कई भिक्षु लड़ते हैं इस बात बात के लिए, वो कहते हैं ये तो हमको कहा जाता है। अरे भैया, भगवान बुद्ध ने तुमको कभी भी समण नहीं कहा, तुमको हमेशा भिक्षुवे कहा है, भिक्षु कहा है, तुमको भंते कहा है, पर तुमको समण नहीं कहा। जाके पढ़ लो, हमसे बहस मत करो जाके। कहीं हमने हमने कहीं नहीं देखा। और भगवान बुद्ध जब कोई बात बोलते हैं तो दो तरह के लोगों को संबोधन देते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि एक भिक्षु है तो उसको समण कहेंगे और दूसरा ब्राह्मण है तो उसको खाली ब्राह्मण कहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जाके पढ़ लो, पर हमसे लड़ने मत आओ। हम तो खेड़े पढ़ के बोल देते हैं, कईयों को बुरा लग जाता है, जानकारी होती नहीं, समझी है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई इसका पता नहीं है। यहाँ दो दो पैसे पे और दो दो बातों पे लड़ते रहते हैं, और सोच का बिल्कुल बट्टा ठार कर रखा है। मौत सर पे खड़ी हुई है, और देसी घी की रोटी खाए खाए जा रहे हैं। उनको समझ ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो हम तो खेड़े पढ़ के बोल देते हैं, क्योंकि हमारा कोई लांग लपेट नहीं है। कारण क्या है, हम वोट लेने नहीं जा रहे। हम ये जो संघ है ये राजनीति में नहीं जाएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें, और जो लिखा हुआ है वो करते हैं। तो इसलिए हमें कोई डर नहीं है, कोई हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है कि तुम नाराज हो जाओगे तो तुम्हारी वोट चली जाएगी तो हम मुख्यमंत्री बन पाए। हमारा कोई सपना नहीं है। हम रात को आराम से सोते हैं, हमें कोई सपना नहीं आता कि हम सुबह को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होकर उठेंगे। और हमको ये सपना भी नहीं आता कि सारे सारे इकट्ठे होकर समय समय आएंगे। हमको पता है कि कितना मुश्किल काम है। यहाँ अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो गधे साबित हो जाते हैं, और अच्छे अच्छे जो गधे हैं वो यहाँ बड़े अच्छे अच्छे व्यक्ति साबित हो जाते हैं। ये संघ है, ये कोई संगठन नहीं है। संगठन में और संघ में यही अंतर है। तो इस मध्यस्थता वाले जो धागा है, जो समण है, ये हमको मिल गया। और फिर इसके हमको 10 नियम मिल गए कि भाई ये धागा तब काम करेगा जब हम इसकी गारंटी कहते हैं कि हम केवल समण को बांधेंगे, इससे और किसी को नहीं बांधेंगे। जो समण होगा वही बंधेगा, इसमें वमण का कोई लेन देना नहीं है। और चंदा इसमें कभी नहीं ली जाए, क्योंकि पैसा झाड़ होता है, पैसे के ऊपर झगड़ा होता है। इसलिए हमने सारी चीजें यहाँ फ्री की। अपना यहाँ हाउस लगा, हाउस में हमने कह दिया भाई तुमको जो भी छापना है, जो भी बनाना है, बौद्धिक जो संपदा है, यानी कि जो अक्षर है, ज्ञान है, जो किताब के अंदर लिखा हुआ है, जो पोस्टर में लिखा हुआ है, जो स्लोगन है, जो टाइटल है, जो नाम है, वो समन संघ की प्रॉपर्टी है। चाहे कोई भी लाए, कोई भी पास कराए। पर इसको छापने का, इसको बेचने का,
इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये सारे राइट फ्री हैं। कोई भी समण कितनी भी कीमत पे किताब छापे, कितनी भी कीमत पे किताब बांटे, समन संघ का उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति कितना टोपी बना के बांटे, चाहे 1 रुपए की टोपी बनाए चाहे 5 रुपए की बनाए, चाहे कोई टी शर्ट 250 रुपए की बेचे चाहे कोई टी शर्ट 600 रुपए की बेचे, चाहे कोई पोस्टर 13 रुपए का बेचे चाहे कोई पोस्टर 1300 रुपए का बेचे, चाहे कोई समन ग्रंथ 10 रुपए का बेचे चाहे कोई समन ग्रंथ 14 रुपए का बेचे, पर सामग्री उसमें समन संघ की रहेगी, वो चेक करनी पड़ेगी, समन संघ से अप्रूव करानी पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से उसमें शब्दों का फेरबदल नहीं कर सकते, और नाम किसी का लिखा जाएगा नहीं। अंदर तो नाम होगा, जो जो लोग काम करने वाले हैं, कोई कार्यपालक है, कोई स्पोक है, उनके नाम होंगे, पर समन ग्रंथ पे ये नहीं लिखा जा सकता कि ये समन ग्रंथ उसने लिखा या इसने लिखा या ये लाइन उसकी है या वो लाइन उसकी है, वो नहीं लिखा जा सकता। वो सिर्फ प्रॉपर्टी समन संघ की रहेगी। तो पैसे का झगड़ा खत्म, और चंदा चाहिए नहीं, क्योंकि सब अपना अपना खर्चा उठाते हैं, तो चंदे का झगड़ा खत्म कर दिया। फिर तक जाति अभ्यास कभी नहीं। तो जाति लेटेस्ट बाद में बनी है, काम को जाति बोलते हैं। तो यहाँ काम की पहचान नहीं है, मनुष्य की पहचान मनुष्य से है, उसके गुणों से है, उसके काम से पहचान नहीं मानते हम, इसलिए यहाँ जाति का अभ्यास करने नहीं देते। और केवल संघवाद, यानी कि जो बातें होंगी वो केवल संघ में होंगी, सारी बातें संघ की चलेंगी। तो केवल संघवाद यहाँ चलेगा, संघवाद के अलावा यहाँ कोई और बात चलेगा नहीं। पद प्रतिष्ठा मंच और माला झगड़ा पैदा करती हैं, क्योंकि संगठनों में, संतों में आगे बैठना, पीछे बैठना, बीच की कुर्सी पे बैठना, मुझे ऊपर नहीं बुलाया, मुझे भाषण नहीं दिलवाया, मुझे माला नहीं पहनाई, मेरा वक्तव्य नहीं हुआ, मेरे को बोलने नहीं दिया, मेरे को कम बुलवाया, मेरे को ज्यादा बुलवाया, मेरे को 2 माला डाली, मेरे को 3 डाली, मेरी जयकारा नहीं किया, मेरा नाम नहीं पुकारा, ये सब बीमारियां ये संगठनों की हैं, राजनीति की हैं, पर संघों में ये नहीं होती। संघों में तो काम करो और मर जाओ, काम करो और मर जाओ, अगर कुछ आएगा तो आपके बच्चों को मिल जाएगा, ये संघ की गारंटी है। तो यहाँ तो काम करते जाओ, जुड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और जो होगा वो सब सबको मिलेगा, इसमें कोई समझ, और मिलेगा समणों को ही, क्योंकि पहला नियम केवल समण। तो छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं। तो यहाँ कोई इसको बर्बाद ना कर दे, कोई इसको खराब ना कर दे, कोई इसको उठा के ना ले जाए, कोई इसके टुकड़े ना कर दे, कोई इसको बंटवारा ना कर दे, कोई इसमें से सेंध ना लगा दे, तो इसलिए इसका पंजीकरण कभी नहीं कराते। तो यहाँ ये मानते हैं कि संघ एक है और एक ही रहेगा। और अगर मान लो 2-4 लोगों की इच्छा ऐसी है कि वो लगे कि यहाँ उनको प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है या उनको कुछ अलग से चाहिए, और वो अपना एजेंडा हाउस में लेके नहीं आते, ना ही बात करने आते हैं, और वो अलग से कुछ कर लेते हैं, तो वो संगठन माना जाता है कि वो संगठन बन गया है। वो राजनीतिक संगठन हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, पर अगर हाउस यहाँ एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा यहाँ मंच है कि जिसपे आप अपनी कोई भी बात कह सकते हैं, कोई भी एजेंडा लगा सकते हैं। अगर आप सक्रिय सदस्य हैं, जिसको स्पोक बोलते हैं, तो आप अपनी बात यहाँ बोलिए। और कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का झुंड अगर अपनी बात यहाँ सिद्ध नहीं कर पाता, अनुमोदित नहीं करा पाता, और इसलिए चला जाता है कि उसकी बात यहाँ मानी नहीं गई, अनुमोदित नहीं हुई है, तो वो संघात श्रेणी में आता है। क्योंकि आपको संघ पूरा मौका देता है कि आप अपनी बात रखें और आप अपनी बात को अनुमोदित कराएं। पर अगर संघ आपकी बात को ना माने, तो आपको संघ की इज्जत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि संघ ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं अब संघ को लात मार के जाता हूं और अलग से 4 आदमी इकट्ठे करता हूं। वो यहां नहीं मानी जाती। ये पावर है संघ की, ये सांघिक पावर है, यही संघ है। फिर यहाँ आता है संघाति से सबसे ऊपर, यानी जो बात अनुमोदित हो गई और संघ ने एक बात तय कर दिया, तो वो सबसे ऊपर मानी जाती है, बाकी बातें गौड़ हो जाती हैं। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं कि संघ ही जा सकता है, पर संघ राजनीति में नहीं जा सकता। और समण संघातक की, संघातक जो संघात करेगा संघ से, संघ के नियमों के विरुद्ध जाएगा, उसकी संघ में कभी वापसी नहीं है। एक बार ये संघात लग गया और प्रूव हो गया, फिर उसकी पीढ़ियां भी संघ में वापस नहीं आ सकती, ये नियम है। क्योंकि संघ कोई ऐसा नहीं है जैसे हम कह देते हैं कि राजनीतिक संगठन होते हैं या सामाजिक संगठन होते हैं कि तोड़ो फोड़ो चले जाओ फिर आ जाओ, तोड़ो फोड़ो चले जाओ फिर आ जाओ, आज उस पार्टी में, कल उस पार्टी में, आज उस संगठन में, आज ये नहीं है। यहाँ एक संघ की गरिमा है। यहाँ संघ में आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो, काम छोड़ना चाहते हो, तो छोड़ सकते हो, पर संघ को घात करके जाने का रास्ता नहीं है। और फिर एक बार चले गए तो आने का रास्ता पूरी तरह से बंद है, घात लगने के बाद में। और ये नियम कभी बदले नहीं जाएंगे, ये अमान्य नहीं होंगे, और ये नियम कभी खत्म नहीं किए जाएंगे। ये गारंटी देता है 10वां नियम। पूरे भारत में जितने भी संगठन चलते हैं, जितने भी माध्यम हैं, उन सारे माध्यमों में लिखित गारंटी नहीं है। लिखित सबका संविधान है, मैनिफेस्टो है, नेता है, प्रधान है, अध्यक्ष है, पर गोल्डन नियम नहीं है। और कल किसी ने 2-4 नियम बनाए भी हैं, तो उन नियमों की गारंटी लिखित में नहीं है। समन संघ का हर संघी अपने गोल्डन नियम की गारंटी लिखित में देता है कि ये ना खत्म किए जाएंगे, ना बदले जाएंगे, और ना ही ये अमान्य होंगे। और जिसको मानने माने, और जिसको नहीं मानने वो फ्री है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि समन संघ के अंदर जो सक्रिय लोग हैं, जो काम करते हैं, वो नियमों के आधार पर चलते हैं।
समन तो सारे ही हैं, और संघ में जो काम करते हैं वो समन संघी हैं। पर देर सवेर सब यहाँ आएंगे, और उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और घर बचा नहीं, कोई और घर दिखाई देता नहीं, और कोई घर बन भी नहीं पाएगा। और कोई रेत के घर बनेंगे भी तो वो 2-4 दिन चलेंगे, ढह जाएंगे। एक लहर आएगी, उस सबको मटियामेट करके समतल करके चली जाएगी। कि यही है परमानेंट पुराना पक्का घर। जब भी मुसीबत आती है हमारी, हमारा संग निकल के बाहर आ जाता है और हमें बचा लेता है। ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा फिर होगा। कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम जीतते चले जाएंगे। जिद्द जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे। जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं। जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। जितने जितने जुड़े हैं उतने उतने जीते हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो नहीं जीते हैं। जिद्द जुड़ने की, जिद्द बचने की। जुड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे बचेंगे, जुड़ेंगे तो एक साथ रहेंगे, तो आगे तक बहुत दूर तक चलेंगे। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं संघ से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि। किसी का कोई प्रश्न हो तो खुल के पूछे, कैसा भी प्रश्न हो, क्योंकि अब हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। कार्यपालक का काम आरंभ होने वाला है। कल एक बहुत कमाल की बात होने वाली है। कल 9:35 से लेके और 40 मिनट के बीच में लगभग जितने भी नए और पुराने संगी हैं उन सबको कॉल कर दें कि कल यहाँ आ जाएं। हमारे कुछ संगी साथियों को कुछ रिकॉर्डिंग मिली है। वो रिकॉर्डिंग है जिसमें जिन्होंने संघ के साथ घात किया उसके प्रूफ हैं। हमारे कुछ संगी साथियों ने रिक्वेस्ट की है कि भाई वो रिकॉर्डिंग हम सभी लोगों को यहाँ सुनवाएं। जो संघात करके जा रहे हैं वो भी आए, जो संशय में है वो भी आए, जो पक्के संगी हैं वो भी आए, जो निष्क्रिय संगी हैं वो भी आए। कल संख्या यहाँ मैक्सिमम आए, और 9:30 और 9:35-40 के आसपास में वो जो भी उनके पास मटेरियल है वो मटेरियल आपको सुनाया जाएगा, और उसके बाद फिर उस पर विश्लेषण करेंगे। क्योंकि हम जो बात कह रहे थे इतने दिनों से वो बात प्रूव हो रही है, वो लोग ऐसा बता रहे हैं। तो उनकी बात भी सुन ली जाए, और उस वीडियो को सुन लिया जाए कि या ऑडियो है, जो भी कुछ है मसाला है, कि वो क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं है। और उसके ऊपर आप सबकी राय विश्लेषण भी लिया जाए कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम 9:30 9:35 पे कंसेप्ट के बाद में उसको लेंगे, जो भी वो सुनाएंगे, और उसके बाद में फिर उस पर चर्चा रखेंगे। तो इसलिए सबसे निवेदन है, जितने भी हमारे संगी नए और पुराने हैं, जितने भी जो गए हैं अब तक, वो जो हैं वो जो घात करके गए हैं वो, और जितने भी संगी उनको सबको फोन कर दिया जाए कि भाई आओ सुन लो। कल को ये ना कहे कि जी पीछे से बात होगी हमको पता नहीं चला। तो संघ को नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि,